तुम्हारे और राजीव के बीच क्या चल रहा है? सीधे और सपाट शब्दों में शोभा जी ने पूछा। एक पल के लिए रागिनी का चेहरा सफेद हो गया। उसे इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा, जो शायद तूफान से पहले की खामोशी का संकेत था। थूक निगलते हुए रागिनी बोली, मैं और राजीव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नहीं, एक घुटी सी चीख शोभा जी के अधरों से निकल पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद रागिनी इनकार करेगी, पर उसके जवाब से वह थरथरा उठी। अंधकारमय भविष्य की ओर बेटी के बढ़ते कदमों से उसका अंतर्मन करा उठा। अनायास ही पुरानी यादों ने अंगड़ाई ली और शोभा जी अपने विवाह का जोड़ा और तस्वीरें लेकर बैठ गई। गहरी सांस लेते हुए वह सुर्ख साड़ी को धीरे धीरे सहलाने लगी। कोमल एहसास अचानक ही चुभन में तब्दील हो गए। उसने झटके से साड़ी एक ओर रख दी और एल्बम उठाकर पन्ने पलटने लगी। एक एक तस्वीर बीते पलों को सजीव कर हृदय को कचोटने लगी थी। धुंधलाती निगाहों से जब और तस्वीरें दिखाई देनी बंद हो गई, तो उसने उन्हें भी एक ओर सरका दिया। अपने कंधे पर जाने पहचाने स्पर्श के एहसास से उसने पीछे मुड़कर देखा। रागिनी थी, उसकी बेटी। माँ, फिर वही सब। कितनी बार आपको कहा है, क्यों आप इन चीजों को खोलकर बैठ जाती है? जिन यादों से दिल दुखता है, क्यों आप उन्हें बार बार कुरेदती हैं? क्यों नहीं इन्हें हमेशा के लिए दफन कर देती? काश इन्हें दफन करना इतना आसान होता, कहकर शोभा जी आंसू पोंछती हुई उठ खड़ी हुई। सुबह उठकर शोभा जी कॉलेज के लिए तैयार थी। आज उन्हें कुछ जल्दी पहुंचना था। वह इंटर कॉलेज में शिक्षिका थी और आज वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में मीटिंग थी। रागिनी को कुछ हिदायतें देकर वे घर से निकल गई। रागिनी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी थी और अब शोभा जी को अपनी लाडली बेटी के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत रोहन से मिलकर वह काफी प्रभावित हुई थी। उसके माता पिता से मिलने का निर्णय लेकर वह कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकली ही थी कि उसकी नजर सामने के रेस्टोरेंट से निकले एक युगल पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा और अपने आप में ही बुदबुदाई, ये तो रागिनी है, पर उसके साथ राजीव। हाँ, राजीव ही तो है। रागिनी के साथ काम करने वाली रागिनी की सहेली चांदनी का पति। पर ये दोनों एक साथ चांदनी के बिना वह कुछ और सोच पाती, तब तक दोनों कार में बैठकर उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। नेहा जिस अंदाज से राजीव के साथ बैठी थी, उसे देखकर शोभा जी के दिमाग में ढेरों प्रश्न जन्म ले रहे थे। अचानक ही किसी अनहोनी की आशंका से उसका हृदय कांप उठा। अपनी बेचैनी को नियंत्रित करते हुए उसने घर का दरवाजा खोला और बैग एक और पटक कर वह सोफे पर लुढ़क गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी शक्ति निचोड़ ली है। शरीर बेजान सा होने लगा। तो क्या रागिनी भी वही गलती करने जा रही है? क्या शोभा की कहानी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी? कब से भटक रही है वह? क्या मिल पाया है उसे? जो उसका था वह भी खो दिया। उसके सारे रिश्ते नाते पल भर में बिखर गए। घृणानफरत, जिल्लत, बदनामी, यही सब तो पाया था उसने एक परछाई के पीछे भागते हुए। जब होश आया तो उसे अपना शहर, अपने लोग, दोस्त, परिचित सबको छोड़कर मुंह छिपाना पड़ा था। रागिनी के कदमों की आहट से उसने खुद को संभालने का प्रयास किया। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों लेटी हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? करीब बैठकर माँ के माथे पर हाथ रखते हुए चिंतित होकर रागिनी बोली। बदहवास होती दिल की धड़कनों को काबू करते हुए उसने रागिनी से प्रश्न किया। रागिनी, मैं जो पूछूंगी सच बताओगी? कैसी बात कर रही हैं माँ? आखिर बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम्हारे और राजीव के बीच क्या चल रहा है? सीधे और सपाट शब्दों में शोभा जी ने अपनी बेटी से पूछा। एक पल के लिए रागिनी का चेहरा सफेद हो गया। उसे अपनी माँ से इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा,
जो शायद तूफान से पहले की खामोशी का संकेत था। थूक निगलते हुए रागिनी बोली, मैं और राजीव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नहीं, एक घुटी सी चीख शोभा जी के अधरों से निकल पड़ी। उन्हें आशा थी कि शायद रागिनी इनकार करेगी, पर उसकी स्वीकृति से वह थरथरा उठी। अंधकारमय भविष्य की ओर बेटी के बढ़ते कदमों से उनका अंतर्मन करा उठा। पर राजीव तो विवाहित है। गहरी पीड़ा से भरकर वह बोली। मैं जानती हूँ, रागिनी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्या वह चांदनी से संबंध विच्छेद कर तुमसे विवाह करेगा? नहीं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस उसका प्यार और साथ चाहिए। शोभा जी के सीने में घुमड़ते बवंडर से अनजान रागिनी ने बेतकल्लुफी से स्पष्ट किया। प्यार और साथ, ये तो वह शब्द है जिस तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी रागिनी। गहरी सांस भरते हुए शोभा जी ने कहा, जिस राह पर तुम्हारी माँ चली, आज तुम भी उसी मुहाने पर खड़ी हो। क्या? ये आप क्या कह रही हैं, माँ? आश्चर्य से रागिनी अपनी माँ को देखती रह गई। क्या पापा पहले से विवाहित थे? आश्चर्य से रागिनी ने पूछा। हाँ। क्या आप पहले इस सच से परिचित नहीं थी? जानती थी, पर उनके प्रेम में अंधी होकर आग में हाथ जला बैठी थी। हाँ, हाथ ही तो जला था मेरा, केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय। तब आकाश, तुम्हारे पापा, जो कि रिसर्च कर रहे थे, हमारे प्रैक्टिकल की क्लास लिया करते थे। उन्होंने ही थामा था उस समय मेरा हाथ। हाथ की जलन तो उन्होंने शांत कर दी थी, पर जो आग मेरे हृदय में भड़क उठी थी, उसे नहीं बुझा पाए थे वो। दिन रात उनका ख्याल मुझे बेचैन किए रहता था। मैं उन्हें जितना अपने आप से दूर करती, उनका अक्स उतना ही मेरे करीब आकर मुझे झिझोड़ जाता। स्वयं को असहाय पाकर एक दिन मैंने उनके सामने अपने हृदय के उद्गार आवरणहीन कर दिए थे। आश्चर्य से देखते रहे थे वह मेरी ओर, फिर गंभीरता से बोले, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं, मैं विवाहित हूँ। गहरा आघात लगा था मुझे यह सुनकर। कुछ दिन मैं खामोश रही। उनसे दूर दूर रहने का असफल प्रयास भी किया, पर सब व्यर्थ रहा। मेरा मन किसी विषबेल की तरह उनके इर्द गिर्द लिपटता जा रहा था। एक बार मैं स्वयं को उनसे दूर करती, तो दूसरे रोज मैं उनके और नजदीक पहुंच जाती। बेबस होकर मैंने फिर उनके सामने अपने हाथ फैला दिए, सिर्फ उनका प्यार और साथ पाने की चाहत में। यहीं पर कोई भी पुरुष हो, कमजोर पड़ जाता है। शायद पुरुष का प्रकृति प्रदत्त स्वरूप है कि वह अपनी तरफ बढ़ते किसी स्त्री के कदमों को चाह कर भी नहीं रोक पाता। उनकी पत्नी का प्रेम और अटूट विश्वास भी उनके चारों ओर वह रक्षा कवच नहीं बना पाया था, जो मुझे उनके प्रेम और स्नेह के स्पर्श से दूर रख पाता। मैं उनके प्रेम को अंगीकार करके भविष्य की कालिमा से बेखबर होकर वर्तमान के सतरंगी इंद्रधनुषी सपनों में खो गई थी। मैं मूर्ख उस वक्त यह भी नहीं समझ पाई कि किसी के हरे भरे आशियाने में सेंध लगाकर उसे रौंद कर मैं अपनी खुशियों का महल कैसे बना पाऊंगी। किसी के दाम्पत्य की नींव हिलाने के फेर में मैं स्वयं ही अपने लिए गड्ढा खोद रही हूँ। पल दो पल के साथ निगाहों से बरसती रूमानियत और उनके स्नेहिल स्पर्श को ही मैं अपनी जिंदगी समझने लगी थी। शायद यही एक नवयौवना का दुर्बल पहलू है कि वह एक प्यार भरी नजर पाने के लिए विवेक शून्य हो जाती है। अपनी अस्मिता, अपना भविष्य सब हृदय के वशीभूत होकर दांव पर लगा बैठती है। यही वह दौर था जब मेरे सोचने समझने की शक्ति विलुप्त हो गई थी। छुपते छिपाते मिलने और उनका इंतजार करने में मैं स्वयं को खासा रोमांचित महसूस करती थी। उनकी बाहों का घेरा मुझे अंदर तक बसंतबहार का एहसास दे जाता था। धीरे धीरे उनका प्रेम मेरे चेहरे की लालिमा में बढ़ोतरी करने लगा। स्वयं को आईने में निहार निहार कर मैं खुद से ही शर्माने लगी थी। उनके प्रेम की सुगंध मेरे तन मन में पूरी तरह व्याप्त हो चुकी थी। और जब एक दिन मुझे अपने वजूद के भीतर एक और अस्तित्व का एहसास हुआ, तो जैसे आसमान से गिर पड़ी मैं। मेरे पांवों तले की जमीन खिसक गई थी। दिन का चैन और रातों की नींद दोनों ही उड़ गए थे। अजीब अजीब सी भयानक आकृतियां मुझे भयभीत करने लगी।
समाज, परिवार, दोस्त, लोकलाज, सबका डर सताने लगा था मुझे। जब इस बारे में आकाश को बताया तो वो मौन बैठे रहे थे बहुत देर तक। तुम इसे अटकते हुए उन्होंने कहना चाहा था, नहीं नहीं, मैं अपने प्रेम की निशानी को खत्म नहीं करूंगी। इसमें उस मासूम जान की क्या गलती है। फिर शीघ्र ही अपने कुछ मित्रों की उपस्थिति में हमने विवाह की रस्म निभा ली थी, जबकि हम दोनों ही जानते थे कि यह अर्थहीन है। विवाह के बाद मेरे परिवार में जैसे हड़कंप मच गया। किसी विवाहित पुरुष से विवाह, अरे हमारी इज्जत का नहीं तो कम से कम अपने भविष्य का तो ख्याल किया होता। एक शादीशुदा पुरुष प्यार और ऐशो आराम भले ही दे दे, पर मान सम्मान और सुरक्षा का एहसास नहीं दे सकता। यदि अपनी मर्जी से ही विवाह करना था तो चुनाव तो सोच समझ कर करना चाहिए था। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। जानती हो, किसी शादीशुदा आदमी से जुड़ी दूसरी औरत को किस नाम से पुकारा जाता है? आगे के शब्द भले ही भैया के मुंह से नहीं निकले थे, पर मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह बहने लगे थे। सालों से पाली पोसी मैं लाडली बेटी पल भर में सबकी घृणा का कारण बन गई थी। हर कोई अछूत की तरह मुझे अपने से दूर कर देना चाहता था। घर में भाभी अपनी बेटी को मेरे साये से भी दूर रखने लगी थी कि कहीं मेरे व्यक्तित्व के कीटाणु उसे भी संक्रमित न कर दें। जल्द ही आकाश ने मेरे लिए एक अलग घर की व्यवस्था कर दी थी, जहां कुछ ही घंटे वह मेरे करीब होते थे। उन पलों में भी उनसे दूर होने का खौफ मुझ पर छाया रहता था। अब मैं चलता हूँ, राधा मेरा इंतजार कर रही होगी। अपनी पत्नी के लिए कहे गए उनके शब्द मेरे हृदय को, मेरे वजूद को तार तार कर देते थे। कभी तो जी चाहता था कि उन्हें अपने आप से दूर कर दूं, तो कभी पागलों की तरह उन्हें अपने आलिंगन में कसकर जकड़ लेती थी। साथ तो मुझे उनका ठीक से मिल ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे प्रेम भी दम तोड़ता नजर आने लगा था। उनकी पत्नी का प्रेम, उनका परिवार उन्हें वापस अपनी ओर खींचने लगा था। मेरी पकड़ दिन ब दिन ढीली पड़ती जा रही थी। इधर मेरे सोचने समझने की दिशा में भी परिवर्तन हुआ और मैं राधा के मन की स्थिति का अनुमान लगाने लगी। कितना आहत होता होगा उसका हृदय यह सोचकर कि एक दूसरी औरत उसके अधिकार छीनने पर उतारू है। और भी न जाने कितनी बातें सोचते सोचते मुझे खुद से ही घिन आने लगी। कितनी स्वार्थी हो गई थी मैंने बस अपने दिल की चाह देखी। खैर, राधा तो पराई थी। मैं तो अपने जन्मदाताओं के हृदय की पीड़ा को भी नहीं समझ पाई, जो आज मेरे कारण स्वयं को लोगों के बीच कितना अपमानित महसूस करते हैं। उनकी वर्षों की प्रतिष्ठा को मैंने अपने एक कदम से ही धूमिल कर दिया था। अपनी गलती पर पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचा था, पर प्रायश्चित करूं भी तो कैसे? भयंकर मानसिक तनाव के चलते एक रात अपनी जिंदगी के अंधेरे साये के साथ मैंने वह शहर छोड़ दिया था। अपने रास्ते से अनजान मैं एक ट्रेन में बैठ गई। हालांकि मन के एक कोने में यह डर भी था कि ये कदम किसी और गहरी खाई की ओर न ले जाए, पर इत्तेफाक कहें या मेरे किसी अच्छे कर्म का फल कि उस ट्रेन में मुझे मेरी बचपन की सहेली साधना मिल गई, जो मुझे अपने साथ यहाँ इस शहर में ले आई, बिल्कुल अनजान लोगों के बीच, जिन्हें मेरे बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं था। समाज में खुद को रहने लायक बनाए रखने के लिए मुझे विधवा का झूठा चोला पहनना पड़ा, और तुम्हें भी इसी भुलावे में रखा कि तुम्हारे पिता एक दुर्घटना में हमें छोड़कर हमेशा के लिए चल बसे हैं। अपने अतीत के पन्ने पलटते पलटते शोभा जी हाँफने लगी। फिर कुछ क्षण रुक बोली, बाहर से देखने सुनने में तो आज मेरी जिंदगी शांत और व्यवस्थित है, पर अब भी उन पलों में व्यथित हो उठती हूँ जब किसी स्त्री को गर्व से मांग में सिंदूर सजाए हुए देखती हूँ। खूब उठती है एक ऐसी औरत को देखकर जो किसी की विवाहिता के संबोधन से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है, जिसे अपने बच्चों से पिता के विषय में झूठ नहीं बोलना पड़ता, जिसके पास हर रिश्ता है, तीज त्योहार उत्सव, हर मौके पर अपने लोग आसपास होते हैं। वैसे तो आज हमारा समाज काफी आधुनिक हो गया है, पर आज भी ऐसे संबंधों की समाज में कोई जगह नहीं।
यदि अब भी किसी को मेरे गुजरे हुए कल के विषय में पता लग गया तो उनके मस्तिष्क में मेरे लिए घृणा के सिवाय कुछ शेष नहीं बचेगा और लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया से तुम्हें भी अपना जीवन नरक प्रतीत होने लगेगा। रागिनी, तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, साथ ही आत्मनिर्भर भी। अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार है तुम्हें, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जो तुम्हारी आने वाली जिंदगी को नासूर बना दे। शोभा जी ने प्यार और सांत्वना भरे स्पर्श के साथ कुछ पल रागिनी के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीमे कदमों से अंदर कमरे में जाकर निढाल होकर बिस्तर पर लेट गई। उनका तन मन अतीत की असहनीय पीड़ा से करा उठा था। उधर रागिनी अपने जन्म और मां की जिंदगी से जुड़े इस पहलू से परिचित होकर अचंभित बैठी थी। खुद को संयत करने में उसे घंटों लग गए। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों की पूरी रात इसी खामोश में बीत गई। अगली सुबह रागिनी ने खिड़की से पर्दा हटाया तो सूरज की किरणें उसके मुखमंडल पर छितर उसे दमकाने लगी थी। वहां रात्रि के अंधकार की मलिनता का कोई अंश शेष नहीं था। उसका चेहरा लिए गए निर्णय के प्रभाव से दैदीप्यमान हो रहा था। अपनी मां की निगाहों से झांकते हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसने शोभा जी का हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच समेट कर जो कुछ कहा, उसे सुनकर शोभा जी का हृदय इस सुख की अनुभूति से चमक उठा कि उसने गहरे भंवर की ओर बढ़ते अपनी बेटी के कदमों को पहले ही थाम लिया। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।